यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। 11th में ऑसिलेशंस एंड वेव्स है। हाँ है, जब पेपर दोगे याद आ जाएगा, है ना। जेई का पेपर दोगे, नीट का दोगे, याद आ जाएगा। ऐसा है बेटा, हर एक चीज किसकी बनी हुई है? मॉलिक्यूल्स की, कांस्टेंट पार्टिकल्स की, है ना। गर्म करने पे साइज बढ़ जाता है, इतना तो जानते हो, मैंने ही बताया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हुए बताया था। किसी भी सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड सबस्टेंस के जो मॉलिक्यूल्स है अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। जब हम उन्हें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उस एनर्जी की वजह से उनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है। तो अब कहने का मतलब इतने लंबे की जरूरत नहीं है। हर सबस्टेंस के मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे होते हैं, उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पुराने जमाने में तुमने सुना होगा तानसेन जैसे बड़े बड़े सिंगर गाना गा के शीशे तोड़ देते थे। अब तो बेस बढ़ा के कर देते हैं काम डीजे वाले, उसकी बात नहीं कर रहे। तो होता क्या है, वो तो बेस बढ़ा देंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है बिल्डिंग में ग्लास पेन्स की, और वो टूट भी जाते हैं। पुराने टाइम पे क्या होता था, सिंगर की जो साउंड वेव्स होती थी ना, जो गाना गाता था, तो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी जब किसी सबस्टेंस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएंगी तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे थे उनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा और एनर्जी प्रोडक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगा, और इस वजह से एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन होगा। समझ रहे बात को? इसीलिए बहुत सारी चीजों में ध्यान देने की जरूरत है। तो रेजोनेंस मतलब कहने का ये है, हमारे टर्म्स में तो हम इतना समझ सकते हैं। अच्छा, वो झूला झूलते हैं पार्क में बच्चे, झूला तुमने? सबने कभी ना कभी तो झूला होगा एक आध बार। स्विंग वाला जो झूला होता है, दोस्तों को झुलाया भी होगा। जो फोर्स लगाते हैं, जो पुश करते हैं दूसरे को झुलाने के लिए, उसमें टाइम इंटरवल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर मतलब जिस टाइम पे वो आ रहा है तुम्हारी तरफ, उस टाइम आप पुश कर दो तो वो स्विंग करेगा या रुक जाएगा? और जब वो जा रहा है उस टाइम पे पुश करो तो समझ रहे बात को? तो यही कुछ कहानी है। ऑसिलेशन कई टाइप के होते हैं, ऑसिलेशन की हेल्प से आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। ऑसिलेशन कई टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्री ऑसिलेशंस, एक होते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस, एक होते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस, एक होते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशंस। तो अब है क्या कहानी, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ऑसिलेशन को फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। बेसिकली कोई चीज हम स्विंग कर रहे हैं और स्विंग करते करते थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाती है। आप एक बार झूलने बैठ जाओ तो आप शाम तक झूलते रहोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ी देर बाद रुक जाओगे। क्यों? एयर रेजिस्टेंस, जो आपका स्विंग है उसकी जो मैकेनिकल पार्ट्स है उसका फ्रिक्शन, एनर्जी लॉसेस होंगे, और एनर्जी लॉसेस की वजह से आपकी एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी। इसकी वजह से आपके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता जाएगा और थोड़ी देर बाद आपका मोशन रुक जाएगा। इसे कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। जब एनर्जी लॉस हो रहा है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस और ड्यू टू सम अदर रीजन, तो इस टाइप का ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अगर हम ऐसी जगह जाके ऑसिलेशन परफॉर्म कराएं जहां पे कोई ओपोजिंग फोर्स नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहां पे एनर्जी लॉस नहीं होगा, ऑसिलेशन चलते ही रहेंगे, उसे कहते हैं फ्री ऑसिलेशंस। एक्सटर्नल फोर्स लगा के रेगुलर टाइम इंटरवल पे स्विंग कराते हैं ना, उसे कहते हैं हम फोर्स ऑसिलेशन। और जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और जो स्विंग की फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाएगी तो कहेंगे रेजोनेंट ऑसिलेशन। उस टाइम पे एनर्जी मैक्सिमम होती है क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब जब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो रेजोनेंस कंडीशन अराइज होती है, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी और एम्पलीट्यूड दोनों मैक्सिमम होते हैं। ये क्लियर हुआ? यहां पे आप जरा समझने की कोशिश करिए, L और C जब भी सर्किट में कनेक्ट किए जाते हैं तो होता क्या है, L इज ए काइंड ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर क्या है? सॉलिनॉइड ही तो है। सॉलिनॉइड के अंदर क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई, उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल डालो, मोशन करेगा वो। कैपेसिटर के बीच में चार्ज स्टोर हो गया तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल डालो, मोशन करेगा। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई और सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो मैग्नेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है और इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, चार्ज से मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती रहती है। तो ये एनर्जी के ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं और उन ऑसिलेशंस की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, और हमने जो एसी सोर्स में जो कनेक्ट किया है उसकी भी तो कुछ फ्रीक्वेंसी है, साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं बार बार। तो जब हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और सर्किट की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो उस टाइम यहाँ पे रेजोनेंस आता है, और ऐसी कंडीशन में करंट की वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम, इंपीडेंस हो जाता है मिनिमम, और एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम। इसको हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। बात को समझ में आई? ये जो अब तो कोई नहीं सुनता, रेडियो सुनते थे ट्रांसमीटर पे, पहले नॉब वाले होते थे, 94.3 FM 92.7 बिग FM चलता था, उससे पहले विविध भारती चलता था। तो क्या करते थे हम लोग, अपने रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी बदलते थे, और जब हमारे रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन, जहां से प्रोग्राम ट्रांसमिट हो रहा है ना, जो रेडियो स्टेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच होता था तो गाना सुनाई देता था। उसके आसपास पहुंच गए तो ब्लर्ड वॉइस आती थी, थोड़ी सी अजीब सी, है ना, जर्जराहट आती थी। समझ रहे बात को? तो उसमें होता क्या था, उसमें भी एलसी सर्किट होता है, और हम उसको नॉब को घुमा के ना उसका कैपेसिटेंस बदल देते हैं, कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस बदल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। जब रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है ना, रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से, तो प्रोग्राम रिसीव होता है। इसी पे बेस्ड है वो। बात समझ में आ रही है? और भी बहुत सारे डिवाइसेस पे बेस्ड है। तो कहने का मतलब, मोटी मोटी बात समझ में आई, एलसी सर्किट में या एलसीआर सर्किट में एल और सी की वजह से सर्किट की कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी है और एक फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई कर रहे हैं। जब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएंगी तो रेजोनेंस राइज होगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऐसा एलसीआर सर्किट जिसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग सर्किट या रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेटिंग एलसीआर सर्किट। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पर बना देते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा एलसीआर सर्किट, यहां ईएमएफ लगाएंगे, an LCR circuit in which current is maximum। करंट कब मैक्सिमम होगा? जब इंपीडेंस मिनिमम होगा। ऐसे एलसीआर सर्किट को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग। यही कहानी है, रेजोनेटिंग सर्किट या रेजोनेटिंग एलसीआर सर्किट। अब मजे की बात, फॉर आई टू बी मैक्सिमम Z शुड बी मिनिमम। एलसीआर सर्किट में Z होता क्या है, अभी पढ़ाया, यही होता है। Z मिनिमम कब होगा? अगर मैं ये टर्म जीरो कर दूं तो Z मिनिमम हो जाएगा क्या? फॉर Z टू बी जीरो, ये टर्म कैसी होनी चाहिए, जीरो। इसकी वैल्यू ओमेगा एल, ये आ जाएगी। इसको कहते हैं क्वेश्चन बनता है इस पर, जब हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल हो जाएगी तो रेजोनेंस हो जाएगा।
और छापने पे ध्यान कम दो, जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। इसको खोल दो ओमेगा को, तो यूं लिख सकते हैं, इसको कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? इस पे क्वेश्चन मिलेगा, नोट करिए। डब्लू नहीं है, ओमेगा है वो। ये गलती से मैंने 0 लिख दिया, इसको मिनिमम कर लेना। आगे चलते हैं भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो एट कंडीशन ऑफ रेजोनेंस आई हो जाता है बेटा मैक्सिमम, Z हो जाता है मिनिमम, और Z की वैल्यू हो जाती है R। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जब भी आपको Z की वैल्यू R दिखाई दे LCR सर्किट में, तो समझ जाना इनडायरेक्टली आपसे रेजोनेंस की कंडीशन की बात कर रहा है। ग्राफ बनाए तो करंट बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, और जब करंट मैक्सिमम होगा तो इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा। इधर फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाया जाता है, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम हो जाता है उसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर ओमेगा लिया है तो ओमेगा आ रही है, अगर एफ लिया है तो, बात समझ में आई? इंपीडेंस को शो करें, इंपीडेंस कम तो होगा फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन 0 नहीं हो पाएगा। कितना हो जाएगा? R। ये क्या है? ओमेगा, ये Z, और यहां पे Z की वैल्यू कितनी हो गई? रेजिस्टेंस के ऊपर। इतनी बात समझ में आई? ये ग्राफ याद रखिएगा। अब रेजोनेंस की भी क्वालिटी डिसाइड की जाती है ना? क्वालिटी कैसी है रेजोनेंस की? मतलब एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। तो उसके लिए ये जो ग्राफ बना है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इसमें जो पीक बना है ये जितना शार्प होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। तो यहां एक नया टॉपिक अराइज होता है, क्वालिटी फैक्टर। जिसको हम Q से डिनोट कर देते हैं, और इसी को बोलते हैं बेटा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस से मतलब है कि जो करंट वाला पीक है कितना शार्प है। वैसे तो इसका डिटेल्ड डेरिवेशन होता है, दो वैल्यू चूज की जाती हैं फ्रीक्वेंसी की, यहाँ पे ओमेगा 1, यहाँ पे ओमेगा 2, और ये जो विड्थ होती है उसको कहते हैं बैंड विड्थ। ठीक है, वो डिटेल्ड डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको फोकस नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे क्वालिटी फैक्टर निकालने का तरीका। तो क्वालिटी फैक्टर हम ऐसे कह सकते हैं, अभी करवाऊं कल करवाऊं? कर लेते हैं, चलो। दो मिनट। सबसे सिंपल शब्दों में कहूं तो कह सकता हूं कि रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के रेशियो को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। इससे सिंपल नहीं हो सकता। करने को तो बहुत कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है इसको, अभी 2 पेज का डेरिवेशन हो जाएगा इसका, बैंडविड्थ निकालेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे, तब जाके इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं लगती। इसलिए है ना, डायरेक्ट बात करते हैं जिससे आपके क्वेश्चन हो जाए। तो क्वेश्चन करने के लिए इतनी बात ध्यान रखिएगा, क्वालिटी फैक्टर मींस व्हाट? रेशियो ऑफ रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। अब सवाल मन में आता है कौन सा रिएक्टेंस? रिएक्टेंस तो 2 होते हैं, एक इंडक्टिव एक कैपेसिटिव।
तो भैया रेजोनेंस में तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी बताया एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो कोई सा भी ले सकते हो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशो भी क्वालिटी फैक्टर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशो भी क्वालिटी फैक्टर है। लेकिन ज्यादा प्रॉपर डेफिनेशन ये कह सकते हैं हम, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर इन केस ऑफ रेजोनेंस या एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, द वोल्टेज ड्रॉप, the ratio of voltage drop across inductor or capacitor to the total या net voltage drop is known as quality factor और Q factor। देखिए जरा समझिए, वोल्टेज भी जितनी इंडक्टर में होती है उतनी कैपेसिटर में होती है, तो कोई सी भी आप ले सकते हो। छूट गया क्या? अबे दोबारा बता दूंगा, कोई आफत आ गई क्या? समझ लो भैया, समझ लो, मैं अपने हाथ से लिख के दे दूंगा, भेजे में उतार लो। ये बात समझ में आई? डेफिनेशन मैंने क्या कहा, Q इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज किसके इक्वल होगी? रेजिस्टर के इक्वल। समझ रहे बात को? क्योंकि LCR सर्किट में, जिसे नहीं आ रहा और ध्यान से देखो, LCR सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होती है? यही तो होती है। जब ये दोनों इक्वल हो गई तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? समझ में आ रही बात? VL बोले तो और VR बोले तो बात वही आ गई जो मैंने फाइनली कहा थी। फाइनली मैंने ये कहा था एक्सएल और आर का रेशो। अब एक्सएल क्या है भाई और ओमेगा क्या है? एट रेजोनेंस ठीक है, ठीक है, यही होगा इनटू एल। अरे सब तुमने कंफ्यूज कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक कर देते हैं, गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ओमेगा को लिख सकते हैं 1/, इससे कट के √L हो जाएगा। ये समझ में आया? यूं भी कर सकते हैं, या VL ना लेकर के मैं VC लेता। ये हो जाता। XC 1/ωc, ठीक है। तो सेम तो आएगा यार। कहीं से भी निकाल लो, फाइनल रिजल्ट वो ही आने वाला है। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई?
तो भाई चाहे आप इससे निकालिए चाहे आप इससे निकालिए, रिजल्ट सेम ही आना है। इस पे नीट में क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले, अभी एक बहुत सिंपल बहुत प्यारा क्वेश्चन, बच्चे गलत करके आए थे। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाद में, पहले यहां तक समझ में आया? चलिए